नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मंजू बुर्डक आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी गैलेक्सी पर। तो हम पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है पिछले लेक्चर से प्राकृतिक आपदाएं और उनका समाधान। ठीक है, भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं हम। पिछले लेक्चर में हम जो नॉर्मल सामान्य प्राकृतिक आपदाएं होती है उनके बारे में चर्चाएं कर ली। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं भूकंप से। ठीक है, भूकंप से स्टार्ट करेंगे हम इस लेक्चर को। तो देखिए, पृथ्वी के किसी भी भाग में जो कंपन होता है उसको भूकंप बोल देते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं भूकंप? एक साधारण सा अगर हम बात करें तो प्राकृतिक आपदाओं में यह जो आपदा है भूकंप बहुत ही विनाशकारी आपदा है, यानी कि जो पृथ्वी के किसी भी भाग में कंपन महसूस हो हमें उसको भूकंप बोला जाता है। लेकिन ये जब हल्का होता है तब तो चलता है, लेकिन जब ये खतरनाक और बहुत विनाशकारी रूप ले लेता है तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक विनाशकारी होता है और बहुत ज्यादा विनाश कर देता है। कुछ ही क्षणों में ये इतना परिवर्तन कर देता है कि हमें पता भी नहीं चलता कि कहीं अगर हम खड़े हैं और 2 मिनट पहले यहाँ इतना सुंदर नगर था, क्या पता नहीं चलता। पूरे पूरे नगर, पूरी पूरी सिटी ही गायब हो जाती है। ठीक है, इतना खतरनाक होता है भूकंप। नेक्स्ट, भूकंप की तीव्रता नापने के लिए सीस्मोग्राफ यंत्र का प्रयोग होता है। ध्यान रखना, बहुत बार आते हैं यहाँ से क्वेश्चन, और ऑलमोस्ट अगर भूकंप का क्वेश्चन डालते हैं तो यहाँ से पूछ ही लेते हैं, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। सीस्मोग्राफ नामक जो यंत्र है उससे इसकी तीव्रता नापी जाती है। और तरंगों की बात करें हम, तरंगों की तीव्रता की, तो रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है। ध्यान रखना, तरंगों की तीव्रता को रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है और भूकंप की तीव्रता सीस्मोग्राफ यंत्र, उस कंप्लीटली जो यंत्र होता है उसको सीस्मोग्राफ बोलते हैं, जबकि जो पैमाना होता है तरंगों को मापने का उसको क्या बोल देंगे हम? रिएक्टर पैमाना। ठीक है, इसका नाम रिएक्टर क्यों पड़ा? तो साधारण सी बात है कि इस पैमाने की जो विकसित करने वाले साइंटिस्ट थे उनका नाम था चार्ल्स रिएक्टर। ठीक है, और उन्हीं के नाम पर नाम पड़ गया रिएक्टर पैमाना। रिएक्टर पैमाने में 1 से 12 नंबर तक मापा जाता है भूकंप की तीव्रता को, 1 से 12 नंबर तक। बात करें हम तीव्रता की तो 5 नंबर तक सॉरी 5 नंबर तक ये तीव्रता मतलब साधारण सी होती है, इसको सामान्य भूकंप कह दिया जाता है। लेकिन 5 से ज्यों ज्यों ये आगे बढ़ता है और बहुत खतरनाक होता जाता है। अगर आपको पता होगा कि प्रत्येक 1 अंक के बढ़ते ही 10 गुना तीव्रता बढ़ जाती है इसकी। ठीक है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और ये 7-8 के लगभग काफी खतरनाक, यानी बिल्डिंग वगैरह सब गिरने लग जाते हैं। 8-9 तक काफी खतरनाक हो जाता है, तो 12 तक तो कितना खतरनाक होता होगा आप सोचिए जरा। तो इस प्रकार ये भूकंप जो है वो महाविनाशकारी रूप ले लेता है लास्ट में जाते जाते। अब कुछ कारण है भूकंप उत्पत्ति के, तो देखिए, पृथ्वी के विवर्तनिक गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं। आखिर हम बात कर रहे हैं कि भूकंप की जो उत्पत्ति है वो कैसे होती है, तो पृथ्वी की जो विवर्तनिक गतियां होती है। क्या होती है विवर्तनिक गतियां? पृथ्वी के भूगर्भ के अंदर जो प्लेटें होती है वो प्लेटें एक दूसरे के तरफ खसकती है कभी कभी, तो ठीक है, एक दूसरे के तरफ आती है, और कभी कभी ये प्लेटें एक दूसरे के विपरीत जाने लगती है। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत जाने लगती है, तो कभी कभी ये प्लेटें एक दूसरे के अगल बगल में खसकने लग जाती है, और इसी खसकाव को बोलते हैं विवर्तनिक गति, और इस गति के कारण भूकंप उत्पन्न होता है। ठीक है, विवर्तनिक गतियों में प्लेटों का प्रवाह जो होता है वो ही भूकंप का कारण बन जाता है। नेक्स्ट,
देखिए ये लिस्ट दी हुई है, एक सारणी दी हुई है जिसमें भारत में आए मुख्य मुख्य जो भी भूकंप है उनकी लिस्ट है। कौन से साल में कौन सा भूकंप और कौन से क्षेत्र में आया है और कितनी तीव्रता के साथ आया है। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से इस जो लिस्ट है इसको रीड करना है, बहुत अच्छे से याद करना है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में होता है, ठीक है। और इसमें भी अगर मैं कंप्लीट में से आपको 2-3 मोस्ट बताऊं तो देखिए आप, सबसे पहले तो आप ये महाराष्ट्र वाला लातूर जो है 1993 में, ठीक है, 1993 में जो गठित हुआ था ये लातूर वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नंबर 2 चमोली उत्तराखंड वाला 6.8 तीव्रता का, ये भी बहुत पूछा जाता है। और भुज गुजरात वाला जो कि 2001 में आया था, ये भी बहुत पूछा जाता है। ये सब काफी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप ध्यान में रखिएगा। रीड सबको करना, थोड़ा ध्यान में रखना, लेकिन इनमें से भी इन 3 को तो आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखिए सबसे अगर हम नवीन उदाहरण की बात करें तो 26 दिसंबर 2004 की बात है। दक्षिणी पूर्वी एशिया में जो इंडोनेशिया नामक द्वीप है वहां पर भूकंप आया था। और उस भूकंप के कारण भारतीय प्लेट जो है वो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। जिसमें क्या हुआ था कि भारतीय प्लेट उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और पृथ्वी पर संतुलन की जो प्रक्रिया होती है उसके निरंतर जारी रहने से भूकंप की उत्पत्ति होती है। और इसके अलावा आपको पता होगा कि भूपटल पर जो भ्रंश होते हैं, उत्थान होते हैं, उन सब की प्रक्रिया से भूकंप आते रहते हैं। इसके अलावा भी जो संकुचन हो रहा है पृथ्वी का, जो बहुत एक लंबे टाइम की बात है, बहुत ही बड़े टाइम की, बहुत बड़े काल की बात है कि जैसे जैसे पृथ्वी अपनी उष्मा छोड़ रही है निरंतर और संकुचित होते जा रही है, वो भी एक कारण है भूकंप के लिए। संकुचित भी भूकंप की उत्पत्ति का एक कारण है, संकुचन भी। और खनिजों का जो अविवेकपूर्ण दोहन हो रहा है उसके कारण भी। और नेक्स्ट है बड़े बड़े जो बांधों का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है, बड़े बड़े बांधों का निर्माण किया जा रहा है कमजोर भूपटल पर। अगर भूपटल उसके नीचे, उस बांध के नीचे कमजोर है तो वो बांध भी भूकंप का कारण बन रहा है। इस प्रकार ये कुछ कारण हैं भूकंप के लिए। नेक्स्ट है भूकंप प्रवृत्त क्षेत्र। आखिर ये भूकंप सबसे ज्यादा अपने देश में कहाँ आ रहे हैं, तो उन क्षेत्रों की चर्चा करेंगे हम। देखो ये मोस्ट है, ऑप्शन में ये होते हैं, 4 क्षेत्र दे देंगे आपको, अलग करवाएंगे, तो ये अच्छे से देख लेना। अगर हम क्षेत्रों की बात करें तो कुछ समय पहले अगर अपन बात करें 1993 की बात करें तो उससे पहले एक साधारण सी बात होती थी अपने साइंटिस्टों, ज्योग्राफरों के द्वारा कि जो दक्षिण भारत है उसका जो यानी प्रायद्वीपीय जो पठार है वो काफी कठोर है, वहां भूकंप नहीं आ सकते, वहां नहीं आते। जबकि जो वलित पर्वत है, सबसे नया जो अपना हिमालय पर्वत, वहीं पर ज्यादा भूकंप आते हैं, ऑलमोस्ट वहीं आते हैं, ये बात थी। लेकिन जब 30 सितंबर 1993 को लातूर यानी महाराष्ट्र वाला भूकंप आया था, उसके बाद वो बात तो बिल्कुल सिरे से खारिज हो गई कि प्रायद्वीपीय पठार पर ये भूकंप नहीं आता, ठीक है। उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो उसकी तलहटी में सर्वाधिक भूकंप आते हैं, ये बात है, ये बात जरूर है कि कम आते हैं दक्षिण में। और उत्तरी जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां उसकी तलहटी में बहुत ज्यादा भूकंप आते हैं। हमारे देश के हिमालय क्योंकि नवीन मोड़दार पर्वत है और अभी भी इसका उत्थान जारी है, आपको पता है हिमालय क्षेत्र में अभी भी संतुलन की जो स्थिति होती है वो उत्पन्न नहीं हुई है, ठीक है, अभी भी संतुलन जारी है, इसलिए वहां पर ज्यादा भूकंप आते हैं और सर्वाधिक अपने देश के वहीं आते हैं। प्रायद्वीपीय पठार की अगर हम बात करें तो ये स्थिर भूभाग है, स्थिर भूभाग है, यहाँ बहुत कम देखे जाते हैं। जैसे कि
कोयना और लातूर के जो भूकंप आए हैं उसके निरंतर उत्तर की ओर, यानी कैसे आए वो, कोयना और लातूर भी भूकंप के क्षेत्र माने जाने लग गए हैं। भारतीय प्लेट के निरंतर उत्तर की ओर प्रवाह के कारण जो भारतीय प्लेट है वो निरंतर उत्तर की ओर बढ़ रही है। आपको पता है ये किसका अभी भी जारी है, और हिमालय पर्वत का जो उत्थान है, यानी हिमालय पर्वत की जो ऊंचाई है वो भी लगातार बढ़ रही है। इसी कारण भूकंप आते रहते हैं। भारत में 1200 भूकंप आए हुए हैं। उन पर अध्ययन कर भारत को 3 भूकंप क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। ध्यान रखना, 3 भूकंपीय क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया है भारत को पिछले 1200 भूकंपों पर अध्ययन करके। और ये भूकंप जो हैं वो इस मैप में दर्शाए गए हैं। अच्छे से आप ध्यान देना जरा। जो अधिक क्षति वाले हैं, सर्वाधिक क्षति वाले हैं, ये डार्क ग्रीन में हैं, आप अच्छे से देख लीजिए इनको, जो कि भारत का उत्तरी पूर्वी भाग है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप, ये डार्क ग्रीन है, ये 7 सिस्टर्स जो स्टेट हैं वहाँ कंप्लीटली ये है अधिकतम जो क्षति वाला संभावित क्षेत्र यही है, यहाँ पर आता है। और अगर हम बात करें तो ये आपको यहाँ दिख रहा है कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में भी कुछ क्षेत्र है डार्क ग्रीन दिख रहा है आपको, और जम्मू कश्मीर में भी ये जो खतरनाक वाला संभावित क्षेत्र है वो है। फिर थोड़ा लाइट ग्रीन है और इसमें थोड़ा कम संभावना है। और ये देख लेना आप, गुजरात का जो भुज वाला एरिया है उसको भी उसमें ही लिया गया है, किसमें, अधिकतम क्षति वाले संभावित क्षेत्र में। और जो लाइट में दिख रहा है ये अभी इसमें नहीं है। ठीक है, राजस्थान में आप देख लीजिएगा जो ये लाइट कलर दिख रहा है, और मध्य भारत में येलो जो दिख रहा है वो बिल्कुल भी अति अल्प क्षति वाला है, यानी यहाँ संभावित क्षेत्र न के बराबर है। राजस्थान में जो इंदिरा नहर वाला, यानी जो पश्चिमी राजस्थान और जो दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान है, वहां पर जो ये एरिया है इसको मध्यवर्ती क्षति वाला संभावित एरिया माना गया है। ठीक है, तो ये आपने मैप से अच्छे से देख लीजिएगा और भी, ताकि आपको पूरा दिमाग में याद रहे। नेक्स्ट है, भूकंप एक संकट है और वो किस प्रकार है ये हम रीड कर रहे हैं। देखिए 11 अक्टूबर 1737 की बात करें तो कोलकाता में आया जो भूकंप था उससे 3 लाख लोग मारे गए थे। बहुत ज्यादा होते हैं 3 लाख। कब आया था? 1737 में कोलकाता में। 30 मई 1885 की बात करें तो कश्मीर में भी आया था, वहां भी हजारों व्यक्ति मारे गए थे, भूकंप से भूस्खलन हुआ था। ठीक है, जम्मू कश्मीर में भूस्खलन हुआ था तो वहां भी हजारों व्यक्ति मारे गए। और 1967 की बात करें, 11 दिसंबर 1967 की बात की जाए तो कोयना जो बांध है उसके टूटने से मोरवी नगर जो है वो कंप्लीटली नष्ट हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अपन 26 दिसंबर 2004 की, तो दक्षिणी पूर्वी एशिया में जावा जो द्वीप है, इंडोनेशिया का जावा जो द्वीप है वहां पर भूकंप आया, जिसके कारण उसकी लहरें अपने समुद्र में, यानी अपनी बंगाल की खाड़ी में सुनामी लहरों के रूप में पैदा हुई, और इससे हजारों किलोमीटर दूर यानी अपने भारत देश में इसका विनाश क्षेत्र हुआ, जिससे 5000 व्यक्ति इन लहरों का ग्रास बन गए थे। किसका? जो सुनामी लहरें पैदा हुई थी, जावा में भूकंप आया था, उस भूकंप के कारण अपने यहाँ अपना जो बंगाल की खाड़ी है यहाँ विनाश हुआ, यानी सुनामी जो लहरें थी वो यहाँ आकर विनाश ले आई इतनी दूर तक। ठीक है, अब देखते हैं कि इन सब का, यानी जो भूकंप हमने पढ़ा है इसका बचाव कैसे कर सकते हैं और इसका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है। तो बचाव और प्रबंधन के लिए इसको मोस्टली हम 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि सरकारी स्तर पर कैसे किया जाए, सरकारी या सामाजिक स्तर पर।
तो हमें पता है कि भारत जैसे देश में यानी इतनी घनत्व वाली जनसंख्या है यहाँ, इतने वो जनसंख्या घनत्व अधिक वाले देश में जनहानि भी आपको पता है अगर होती है तो बहुत ज़्यादा होती है, इसकी संभावना भी ज़्यादा बनी रहती है। तो ये सब होने के कारण बहुत आवश्यक बन जाता है कि देश में भूकंप लेखी यंत्रों का एक जाल बिछा दिया जाए। ठीक है, एक जाल बिछा दिया जाए जिससे कि जब भी पृथ्वी में थोड़ी बहुत हलचल होती है, आपको पता होगा भूकंप आने से पहले कुछ हलचल होती है, तो उस हलचल का पता लग जाए उस भूकंप लेखी यंत्रों में, और जो मनुष्य है उसको अलर्ट कर दिया जाए कुछ समय पहले, तो बहुत बड़ी दुर्घटनाओं से हम बच सकते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तिगत स्तर पर हमें क्या मतलब डिसीजन लेना चाहिए एन वक्त पर कि जैसे ही मतलब भूकंप को आपको संभावित लगे, संभावना लगे, थोड़ा थोड़ा आपको कंपन महसूस हो, तो आपको अपना व्यक्तिगत स्तर पर आपको कौन कौन से उपाय करने चाहिए, ये कुछ उपाय दिए हुए हैं। जैसे कि अगर हम घर पर हैं तो खुली जगहों पर चले जाना चाहिए। यदि बाहर जाना संभव न भी है तो दरवाजों के मध्य में खड़ा हो जाना चाहिए। यानी आपको पता है कि सबसे पहले छत गिरती है, दीवारें तो लास्ट में गिरे तो गिरे, बच जाती है फिर भी, तो दीवारों के बीच में यानी दरवाजों के बीच में खड़े हो जाओ। बिजली को बंद कर दो क्योंकि करंट फैल सकता है अगर लाइन टूटी तो। गैस बंद कर दो ताकि आग न पकड़े। पालतू जीव अगर आपके पास है तो उनको बंधन में है यानी बांधा हुआ है तो उनको भी मुक्त कर देना चाहिए। अगर आप वाहन में यात्रा कर रहे हो और आपको महसूस हुआ है कुछ, तो आपको रोक कर उतर कर एक साइड में हो जाना, खुले में चले जाना चाहिए। ठीक है, ये कुछ तरीके हैं अपनाने चाहिए हमें अगर व्यक्तिगत स्तर पर अगर हम घर पर हों तो ये है। और नंबर 3 आगे दिया हुआ है कि भारत में जब कभी भी, ठीक है, भारत में जब कभी भी ऐसी प्राकृतिक आपदा आई है तो देश के नागरिकों, स्वयंसेवी संगठनों, संस्थाओं और विद्यार्थियों आदि ने मिलकर पीड़ितों की सहायता करने का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो यह है भूकंप और भूकंप से बचने के मतलब उपाय और प्रबंधन सरकार के द्वारा कैसे होता है और व्यक्तिगत स्तर पर कैसे कैसे करना चाहिए, कैसे होता है, ये सब दिया है। मुख्य मुख्य जो भूकंप हैं वो आप बहुत अच्छे से याद कर लेना, वहीं से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम भूस्खलन पढ़ेंगे। तो ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।